कई लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते यह महसूस किए बिना गुजर जाते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बस यही उम्मीद करते हुए बिताया कि खुशी अपने आप आ जाएगी। सालों का समय रोजमर्रा की आदतों और उम्मीदों के बीच फिसल जाता है और फिर एक दिन एक असहज एहसास उभरता है कि हमने अनजाने में कीमती पलों को खो दिया। जो कुछ आप अब पढ़ने वाले हैं वह आपकी उम्र या व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यह उतना ही लागू होता है अगर आप अकेले हैं जितना कि अगर आप किसी के साथ हैं, क्योंकि यह बाहरी परिस्थितियों से कहीं गहरा है। कभी कभी शायद रात की खामोशी में जब शरीर आराम कर रहा होता है लेकिन दिमाग नहीं, कठिन सवाल सामने आ सकते हैं। आगे बढ़ने का क्या अर्थ है? हर सुबह क्यों उठें जब काम पीछे छूट गया हो, बच्चे अपने रास्ते पर निकल गए हों और आईने में जो प्रतिबिंब दिखता है वह अजनबी जैसा लगे? ये सवाल कमजोरी का संकेत नहीं है, ये उतने आम हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। परिपक्व उम्र में लाखों लोग रोजाना इनसे गुजरते हैं। हालांकि बहुत कम लोग स्पष्ट उत्तर पाते हैं और अक्सर बिना दिशा और उत्साह के दिन गुजर जाते हैं। फिर भी इस उम्र को देखने का एक और तरीका है। आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन दार्शनिक विचारधाराएं दोनों एक मूल बात पर सहमत हैं। बुढ़ापा जीवन का खाली अंत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा चरण है जो गहरे अर्थ से भरा और हां, पूरी तरह संतोषजनक भी हो सकता है। यह कोई धोखाधड़ी वाली वादा या खाली प्रेरक वाक्य नहीं है, बल्कि सिद्ध सिद्धांत हैं जिन्होंने कई लोगों को उनके रोजमर्रा के अनुभव को पूरी तरह बदलने में मदद की है। भले ही उन्होंने सोचा हो कि बदलाव के लिए अब देर हो गई है। सालों तक हमें एक गलत धारणा दी गई कि जीवन एक निरंतर चढ़ाई की तरह है और फिर केवल उतराई बचती है। इस विश्वास के तहत हर अतिरिक्त साल एक हानि की तरह लगता है, हर शारीरिक बदलाव एक हार की तरह महसूस होता है और हर सीमा असमर्थता की पुष्टि बन जाती है। यह सोच न केवल गलत है बल्कि गहराई से हानिकारक भी है, क्योंकि यह लोगों को अंदर से बुझा देती है, इससे पहले कि उनका शरीर वास्तव में थक जाए। बुढ़ापे पर किए गए अध्ययनों से एक खुलासा हुआ है, इस चरण में सबसे संतुष्ट लोग जरूरी नहीं कि सबसे स्वस्थ, सबसे अमीर या सबसे साथ वाले हों। वे हैं जिन्होंने ऐसा अर्थ खोजा है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। वे लोग जिन्होंने समझा कि जीवन का मूल्य उनके उत्पाद या उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व की व्याख्या और हर दिन को देने वाले अर्थ से मापा जाता है। आपने दशकों का बदलाव, संकट, उपलब्धियां और हानियां देखी हैं। आपने दुनिया के बदलते स्वरूप को देखा, कठिन पलों को पार किया और ऐसी अनुभवों की संपत्ति जमा की जो किताबों से नहीं मिलती। इस दृष्टिकोण का मूल्य अत्यधिक है, भले ही समाज इसे शायद ही कभी पहचाने। इस उम्र में सच्ची ताकत आपके पास मौजूद चीजों या आपके आसपास के लोगों से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि आप अपनी कहानी और अभी जी रहे वर्तमान को कैसे देखने का चयन करते हैं। इसे गहराई से समझने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझना जरूरी है जो परिपक्व जीवन में अर्थ बनाए रखते हैं। ये अदृश्य स्तंभों की तरह काम करते हैं। अगर एक ढीला हो जाता है तो सब प्रभावित होता है, लेकिन जब ये संरेखित होते हैं तो बदलाव गहरा होता है। मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने पूरी प्रेरणा खो दी थी, केवल इन विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर फिर से ऊर्जा, रुचि और उद्देश्य पाया। इन सिद्धांतों में पहला है आंतरिक उद्देश्य। जीवन के अधिकांश हिस्से में उद्देश्य अक्सर बाहरी कारकों से निर्धारित होता है, पढ़ाई, काम, बच्चों की परवरिश, जिम्मेदारियों को निभाना। लेकिन एक समय आता है जब ये संदर्भ गायब हो जाते हैं और तभी कई लोग एक खालीपन महसूस करते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि यह खालीपन अंत नहीं है, बल्कि अधिक प्रामाणिक उद्देश्य खोजने का निमंत्रण है। एक ऐसा उद्देश्य जो बाध्यताओं पर नहीं बल्कि सचेत चयन पर आधारित है। जीवन में एक समय आता है जब पहले जो संरचनाएं दिशा देती थीं, वे गायब हो जाती हैं। काम पीछे छूट जाता है, बच्चे अब आप पर निर्भर नहीं रहते और कभी कभी वह व्यक्ति जो आपका मार्ग साझा करता था अब मौजूद नहीं होता। अचानक एक आंतरिक खामोशी उभरती है जो परेशान कर सकती है, न कि इसलिए कि आप में कुछ गलत है, बल्कि इसलिए कि किसी ने हमें इस चरण का सामना करना नहीं सिखाया। कम ही लोग बताते हैं कि सबसे ठोस उद्देश्य उस चीज से आता है जो हमारे अंदर से जन्म लेती है।
न कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं। जीवन के अर्थ पर किए गए अध्ययनों ने स्पष्ट किया है, जब कोई केवल बाहरी कारकों पर अपने जीवन का आधार रखता है, तो जब ये कारक बदलते या गायब होते हैं तो खालीपन अनिवार्य रूप से प्रकट होता है। इसके विपरीत जो लोग अपने उद्देश्य को अपने मूल्यों, विश्वासों और वास्तविक इच्छाओं से बनाते हैं, वे एक भावनात्मक ताकत विकसित करते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। वे भूमिकाएं, दिनचर्या या निश्चितताएं खो सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा और आंतरिक दिशा को बरकरार रखते हैं। इस आंतरिक उद्देश्य को खोजने की प्रक्रिया जटिल नहीं है, हालांकि इसके लिए अपने आप के प्रति ईमानदारी आवश्यक है। इसका मतलब है कि आप सीधे और बिना फिल्टर के अपने आप से सवाल करें। यदि आप जानते हो कि आपके पास कुछ वर्ष स्पष्टता और अपेक्षाकृत स्वास्थ्य के साथ बचे हैं, तो आप उन्हें किस में निवेश करेंगे? इसका उद्देश्य यह नहीं कि दूसरों को क्या सुनना पसंद होगा, बल्कि यह कि आज इस चरण में वास्तव में क्या आपको रुचि, जिज्ञासा या उत्साह जगाता है। कुछ लोग कुछ नया सीखने की इच्छा महसूस करते हैं, कुछ यात्रा करना चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, अनुभव साझा करना चाहते हैं या एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण छाप छोड़ना चाहते हैं। कोई सही या गलत उत्तर नहीं है, केवल यह महत्वपूर्ण है कि उत्तर आपके लिए सत्य हो। वहीं इस ईमानदारी में वास्तविक उद्देश्य का बीज उगता है। यह उद्देश्य भव्य या शानदार होने की जरूरत नहीं है, असाधारण कार्य करने या सार्वजनिक मान्यता पाने की आवश्यकता नहीं है। इसे सरल कार्यों में व्यक्त किया जा सकता है। किसी हरित स्थान की देखभाल करना, अपनी कहानियां साझा करना, दूसरों के साथ शांतिपूर्ण समय बिताना या उन रुचियों को अपनाना जो हमेशा टाले गए थे। मुख्य बात इसकी महानता नहीं, बल्कि प्रामाणिकता है। हर सुबह कम से कम एक कारण होना चाहिए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, जो आपको उद्देश्यपूर्ण उठने के लिए प्रेरित करे। इसके अलावा यह उद्देश्य स्थिर नहीं है। यह समय के साथ बदल सकता है, नई परिस्थितियों के अनुसार ढल सकता है और आपके साथ बढ़ सकता है। यह एक कठोर परिभाषा नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया है जो आपके विकास के साथ विकसित होती है, ताकि वह उद्देश्य केवल एक विचार न रह जाए। इसे ठोस क्रियाओं में बदलना जरूरी है। यहीं पर दैनिक रिवाज, रिचुअल आते हैं। छोटे छोटे कार्य जो लगातार दोहराए जाते हैं, आपके रोजमर्रा के जीवन को उस चीज से जोड़ते हैं जो आपके लिए अर्थपूर्ण है। कुछ मिनट किसी महत्वपूर्ण गतिविधि को देने, यादें लिखने, किसी जीवित चीज की देखभाल करने या किसी कौशल का अभ्यास करने से उद्देश्य आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का वास्तविक हिस्सा बन जाता है। जब उद्देश्य आदतों के माध्यम से प्रकट होता है, तो यह क्षणिक प्रेरणा नहीं रह जाता, बल्कि एक आंतरिक संरचना बन जाता है। यह आपको स्थिरता देता है जब सब कुछ अस्थिर लगता है, और पहचान लौटाता है जब पुराने रोल अब यह तय नहीं करते कि आप कौन हैं। इस तरह जीना एक गहरा बदलाव लाता है। बाहरी परिस्थितियों का आपके कल्याण पर नियंत्रण कम हो जाता है। अकेलापन खालीपन की तरह महसूस नहीं होता। शारीरिक सीमाएं पूरी जगह नहीं घेरती और संसाधनों की कमी भी अर्थपूर्ण जीवन को गरीब नहीं बनाती। प्राचीन दार्शनिक विद्यालय इसे कहते थे, अपनी प्रकृति के अनुसार जीना। इसका मतलब दुनिया से अलग होना नहीं था, बल्कि उस चीज से कार्य करना था जो आप वास्तव में हैं, सामाजिक अपेक्षाओं और लेबल्स से परे। जो इस संरेखण को प्राप्त करता है, वह आंतरिक स्वतंत्रता तक पहुंचता है, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। हालांकि उद्देश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले पर्याप्त नहीं है। एक और मुख्य तत्व है जो इस सब को बनाए रखता है। हर दिन आप अपने आप के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। कई लोग, खासकर परिपक्व उम्र में, जो अब नहीं कर सकते, उसके लिए खुद को कठोरता से आंकते हैं, और यह लगातार आलोचना किसी भी कल्याण की संभावना को कम कर देती है। इसलिए अगला कदम और भी गहरा है। खुद के प्रति करुणा को शांति भरे जीवन की आधारशिला समझना एक मौन आदत है जिसे बहुत लोग रोज दोहराते हैं बिना सवाल किए। आईने के सामने किसी पूर्ण व्यक्ति को पहचानने के बजाय ध्यान लगभग पूरी तरह बदलावों पर जाता है। समय के निशान, शरीर का परिवर्तन, वह जो पहले जैसा जवाब नहीं देता। इस छवि के साथ अक्सर कठोर और तिरस्कारपूर्ण आंतरिक संवाद जुड़ जाता है। एक आवाज जो कहती है कि सबसे अच्छा समय गुजर गया, व्यक्तिगत मूल्य घट गया और आपकी उपस्थिति
अब आवश्यक नहीं। यह जानना जरूरी है, वह आवाज आपकी असली पहचान नहीं है। यह एक सीखी हुई सांस्कृतिक प्रतिध्वनि है, एक सामूहिक कथा जो लोगों को उनके प्रदर्शन और रूप से मापती है, और उम्र बढ़ने पर इसका महत्व घट जाता है। यह समाज का परिणाम है जो युवा अवस्था की महिमा करता है और समय के साथ आने वाली गहराई को भूल जाता है। लेकिन यह आपकी असली आवाज नहीं है। आपकी सच्ची आवाज अलग होगी। यह सम्मान, समझ और उसी कोमलता के साथ बोलेगी जैसी आप किसी प्रिय व्यक्ति को मुश्किल समय में देते, क्योंकि आप अब वही हैं, एक इंसान जो जटिल बदलाव का सामना कर रहा है, वास्तविक परिवर्तनों के साथ ढल रहा है, वैध डर ले रहा है और एक ऐसे वातावरण में अर्थ खोज रहा है जो इस जीवन चरण की कद्र कम करता है। अपने आप के साथ करुणा से पेश आना हार मानने या आत्मत्याग को सही ठहराने का मतलब नहीं है। यह आत्मसंतुष्टि भी नहीं है। यह आपकी पूरी मानवता को स्वीकार करना है, सीमाओं और ताकतों के साथ, और अपने आप पर हमला करने के बजाय खुद की देखभाल करने का निर्णय लेना है। मनोविज्ञान ने दिखाया है कि जो लोग अपने आप के साथ दयालुता से संबंध बनाते हैं, वे अधिक भावनात्मक स्थिरता विकसित करते हैं, कठिनाइयों का बेहतर सामना करते हैं और अधिक गहरा कल्याण बनाए रखते हैं। जबकि जो लगातार आत्म आलोचना में फंसे रहते हैं, उन्हें ऐसा लाभ नहीं मिलता। इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाना जागरूकता मांगता है। पहला कदम है यह नोट करना कि कठोर विचार कब उभरते हैं, बिना बहस किए या जबरदस्ती हटाने की कोशिश किए। बस इसे पहचानें। फिर एक शक्तिशाली कदम आता है। अपने आप से पूछें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे बात करेंगे जिसे आप पसंद करते हैं और जो वही स्थिति महसूस कर रहा है जो आप कर रहे हैं। कोई भी दोस्त जो दर्द, अकेलापन या भ्रम महसूस कर रहा हो, उसे तिरस्कार से नहीं देखेगा। वह समझ, मान्यता और सम्मान देगा। वही व्यवहार आप भी अपने आप के साथ अपनाएं। खुद के प्रति करुणा कार्यों को रोकती नहीं। इसके विपरीत, जब आप खुद को दंड देना बंद करते हैं तो अपनी स्थिति सुधारने के लिए भावनात्मक ऊर्जा वापस पाते हैं। कठोरता जकड़ती है, दयालुता आगे बढ़ाती है। यह समर्थन और अपमान के बीच का अंतर है। पहला मजबूत करता है, दूसरा कमजोर। एक सरल अभ्यास इस आंतरिक संबंध को विकसित करने में मदद कर सकता है। जागने पर दिन शुरू करने से पहले एक हाथ अपने सीने पर रखें और अपने शरीर के मौन प्रयास को पहचानें जिसने दशकों तक आपके जीवन को संभाला। अपने आप से एक दयालु वाक्य कहें, बिना व्यंग्य या दबाव के। यह मामूली लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास आपके आत्मधारणा को बदल देता है। जब शारीरिक असुविधा आती है तो इसे क्रोध से विरोध करने के बजाय समझ के साथ स्वीकार करें। स्वीकार करें कि यह दर्द देता है, सीमित करता है, निराश करता है, और वहां से प्रश्न बदलें, क्या अब असंभव है? नहीं, बल्कि आज क्या संभव है? यह छोटा मानसिक बदलाव रोजमर्रा के अनुभव को पूरी तरह बदल देता है। अकेलापन इस चरण में एक और सामान्य चुनौती है। यह वास्तविक और गहरा दर्द है जो करीबी संपर्क कम होने पर बढ़ जाता है। आत्मकरुणा इस भावना को महसूस करते हुए फंसे बिना पार करने की अनुमति देती है। यह छोटे मिलन, सरल इशारों और संक्षिप्त लेकिन मानवीय संवादों को महत्व देने का दरवाजा खोलती है। जब आप अकेलेपन को मूल्यहीनता की कसौटी के रूप में नहीं देखते, तो आप उन क्षणों में उपस्थित रह सकते हैं और उनसे पोषण पा सकते हैं। इसके अलावा अपने आप के साथ अच्छा व्यवहार करना अपनी कंपनी का आनंद लेने की अनुमति देता है। अपने साथ होना अब बोझ नहीं, बल्कि एक शांतिपूर्ण स्थान बन सकता है। कई लोग अकेले होने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद के साथ सम्मानपूर्वक रहना नहीं सीखा। यह एक ऐसी क्षमता है जिसे आप अभी भी विकसित कर सकते हैं। दिन के अंत में एक अभ्यास इस प्रक्रिया को मजबूत करता है। सोने से पहले बिना किसी न्याय के अपने दिन की समीक्षा करें। 3 क्रियाओं की पहचान करें, चाहे कितनी ही छोटी हो, जो आपने सही की। जो मौजूद है उसे पहचानना, जो नहीं है उस पर ध्यान देने के बजाय आपके मस्तिष्क को फिर से प्रशिक्षित करता है। न्यूरोसाइंस ने दिखाया है कि मस्तिष्क में उम्र बढ़ने के बावजूद नई कनेक्शन बनाने और अनुकूलित होने की क्षमता रहती है। हर एक मान्यता का कार्य
आत्मालोचना को कम करता है और आपके प्रति अधिक न्याय संगत धारणा को मजबूत करता है। यह सब आवश्यक है, लेकिन अकेले काम नहीं करता। आत्मकरुणा को उस तरीके से समर्थन चाहिए जिस तरह आप अपने दिन व्यवस्थित करते हैं। जब समय में कोई संरचना नहीं होती तो मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है। पूर्ण रूप से कर्तव्यों की अनुपस्थिति चिंता और निराशा में बदल सकती है। इसलिए उद्देश्य और आंतरिक दयालुता के अलावा यह जरूरी है कि हम एक बहुत ही ठोस बात पर ध्यान दें। रोजमर्रा की दिनचर्या में क्रम कैसे बनाएं? सालों तक काम ने एक अदृश्य संगठन प्रदान किया, समय सारिणी, जिम्मेदारियां, तालमेल। जब यह गायब हो जाता है तो जो चीज पूरी स्वतंत्रता जैसी लगती थी अक्सर अव्यवस्था के रूप में महसूस होती है। अध्ययन बताते हैं कि लोग तब पनपते हैं जब संरचना और लचीलापन के बीच संतुलन होता है, न तो अत्यधिक कड़ापन और न ही पूरी खालीपन। इस चरण में अपनी दिनचर्या बनाना, इसका मतलब कठोर समय सारिणी में खुद को जकड़ना नहीं है, बल्कि ऐसे एंकर बनाना है जो आपके दिनों को आकार दें। छोटे छोटे रिवाज जो समय को व्यवस्थित करें और उसे अर्थ दें, क्योंकि जब समय पूरी तरह खाली होता है तो वह अंततः आपको नियंत्रित कर लेता है। इसके विपरीत जब आप समय को संरचना देते हैं तो यह आपके कल्याण का सहयोगी बन जाता है। एक दिन जिसमें अर्थपूर्ण गतिविधियां हों, भले ही सरल हों, वह भावनात्मक संतुलन का बड़ा सहयोगी बन जाता है। जब कोई दिन बिना दिशा, बिना योजना या स्पष्ट संकेतों के शुरू होता है तो मन अक्सर अंदर की ओर घूमता है और बार बार आने वाले विचारों में फंस जाता है। चिंताएं उभरती हैं, अतीत की यादें जो नॉस्टैल्जिया या अपराध बोध से रंगी होती हैं, और भविष्य की योजनाएं भय से भरी होती है। धीरे धीरे यह आंतरिक संवाद ऊर्जा और मनोबल को कम करता है और एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। इसके विपरीत जब दिन में न्यूनतम संगठन होता है, कुछ बदलता है। यह जानना कि अलग अलग गतिविधियों के लिए निश्चित समय होंगे आंतरिक गति उत्पन्न करता है। यह बड़े कर्तव्यों के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आप के प्रति छोटे छोटे वादों के बारे में है जो दिशा देते हैं। यह थोड़ी प्रगति की भावना, चाहे कितनी भी साधारण हो, मानसिक उलझनों के सामने एक ढाल के रूप में काम करती है और ध्यान को आगे केंद्रित रखती है, बजाय इसके कि थकाने वाले विचारों में फंस जाए। इन दिनचर्याओं का निर्माण सुबह से शुरू होता है, क्योंकि दिन की शुरुआत का तरीका गहराई से प्रभावित करता है कि आगे क्या आता है। व्यक्तिगत सुबह की दिनचर्या बनाना महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसा जिसे आप पसंद करें और जो आराम से गतिविधि की ओर संक्रमण को चिह्नित करे। यह शांति से पेय बनाना हो सकता है, सूर्योदय की रोशनी देखना, मन को सुकून देने वाला संगीत सुनना या कुछ प्रेरक पृष्ठ पढ़ना। मुख्य बात है नियमितता। जब मस्तिष्क एक स्थिर शुरुआत को पहचानता है तो सुरक्षा और निरंतरता की भावना उत्पन्न होती है, भले ही दुनिया बदल रही हो। शारीरिक गतिविधि एक और मुख्य तत्व है। शरीर को सक्रिय होना चाहिए, भले ही हल्के तरीके से। कठिन व्यायाम या सघन दिनचर्या की आवश्यकता नहीं है। शांत स्ट्रेचिंग, कुछ मिनट चलना, जोड़ों को हिलाना और रक्त परिसंचरण को बहने देना पर्याप्त है। गतिविधि केवल शरीर के लिए लाभकारी नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक स्थिति को भी बदल देती है। यह जमा तनाव को छोड़ने, उदासी को हल्का करने और आंतरिक बेचैनी को कम करने में मदद करती है। इसे नियमित रूप से अपनाना, भले ही कुछ मिनट के लिए, समय के साथ गहरा प्रभाव डालता है। शरीर के अलावा मन को भी उत्तेजना की आवश्यकता है। जीवन के किसी भी चरण में जिज्ञासा को सक्रिय रखना महत्वपूर्ण है। कुछ नया सीखना, रुचि के विषय में गहराई से जाना या पुराने ज्ञान को फिर से अपनाना मन को जागरूक और लचीला रखता है। पढ़ना, शैक्षिक सामग्री सुनना, इतिहास, कला, विज्ञान या भाषा का अध्ययन करना सोच को पोषित करने के तरीके हैं। जो मन उत्तेजित रहता है वह उम्र से स्वतंत्र रूप से विकसित होता रहता है। सीखने की यह निरंतर इच्छा केवल व्यक्तिगत कल्याण को नहीं बढ़ाती, बल्कि संबंधों को भी समृद्ध करती है। साझा करने के लिए विचार, अनुभव और खोजें होना दूसरों के साथ जुड़ाव को आसान बनाता है। जो लोग अपनी जिज्ञासा जीवित रखते हैं वे आमतौर पर गहरी बातचीत और प्रामाणिक संबंध बनाते हैं,
क्योंकि वे आंतरिक उपस्थिति और ऊर्जा व्यक्त करते हैं। मानव संबंध को दिनचर्या में अपना स्थान चाहिए। भले ही आमने सामने मिलना हमेशा संभव न हो, संपर्क कॉल, संदेश या आकस्मिक मुलाकात के माध्यम से हो सकता है। किसी से बात करने के लिए विशेष समय आरक्षित करना, किसी सामुदायिक स्थान पर जाना या किसी समूह में भाग लेना सहभागिता की भावना बनाए रखने में मदद करता है। दूसरों के साथ बातचीत कोई विलासिता नहीं, बल्कि भावनात्मक संतुलन के लिए बुनियादी आवश्यकता है। यहां तक कि चरम अलगाव की स्थिति में भी जुड़ाव बनाने के तरीके मौजूद हैं। स्वयं सेवा करना, आभासी समुदायों में भाग लेना, किसी पशु की देखभाल करना या साझा स्थानों में समय देना नए दरवाजे खोल सकता है। कुंजी है सचेत इरादा। जुड़ाव अपने आप नहीं आता, इसे कदम दर कदम बनाया जाता है। एक और आवश्यक स्तंभ योगदान है। महसूस करना कि आप कुछ योगदान दे रहे हैं, चाहे कितना भी छोटा हो, व्यक्तिगत मूल्य की भावना को मजबूत करता है। किसी करीबी की मदद करना, ज्ञान साझा करना, साझा वातावरण की देखभाल करना या हाथ से कुछ बनाना देने के सरल तरीके हैं। कार्य की महत्ता नहीं, बल्कि यह अनुभव महत्वपूर्ण है कि आपकी उपस्थिति का असर है। जब यह योगदान साप्ताहिक दिनचर्या में शामिल हो जाता है तो गहरा बदलाव होता है। आत्मसम्मान मजबूत होता है, उद्देश्य ठोस बनता है और जीवन निष्क्रिय नहीं लगता। इसके साथ ही एक समान रूप से महत्वपूर्ण तत्व आता है, सचेत विश्राम और आनंद। विश्राम का मतलब खाली बैठना या बोर होना नहीं है। असली विश्राम का मतलब है कि आप खुद को सुख, शांति और पुनः प्राप्ति के क्षण दें, भले ही कोई कठोर समय सारिणी न हो। सच में विश्राम का मतलब है सचेत रूप से उन चीजों का चयन करना जो आपको शांति और आंतरिक कल्याण देती है। यह केवल रुकने के बारे में नहीं है, बल्कि उन क्षणों को सुखद और सुकून देने वाले अनुभवों से भरने के बारे में है। यह कोई प्रिय गीत सुनना हो सकता है, कुछ देखना जो आपको हंसाए, पार्क में बेंच पर बैठकर जीवन का निरीक्षण करना या सिर्फ आनंद के लिए कोई विशेष भोजन बनाना। आनंद के लिए कोई औचित्य या अनुमति नहीं चाहिए। एक व्यापक विश्वास यह कहता है कि सुख की एक समाप्ति तिथि होती है, जैसे खुशी केवल कुछ विशेष चरणों के लिए आरक्षित है। यह विचार गलत है। आनंद लेने, हल्कापन महसूस करने और छोटे सुखद क्षणों का अनुभव करने की क्षमता व्यक्ति के जीवन भर का अधिकार है। अपने आप को ये क्षण देने का मतलब स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्म देखभाल का एक तरीका है। अब तक आपने जो कुछ भी बनाया है, उद्देश्य, करुणा और दिनचर्या, उसे संतुलन की आवश्यकता है। इसका मतलब कठोर समय सारिणी लागू करना या दिन को जिम्मेदारियों की सूची में बदलना नहीं है, बल्कि एक लचीली संरचना बनाना है जो आपको सहारा दे। कुछ दिन आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और कुछ दिन थकान या अस्वस्थता आपके दिन की गति तय करेगी। दोनों वैध हैं। दिनचर्या आपका साथी है, आपका दंड नहीं। एक मुख्य बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, अधूरी प्रगति करना असंभव पूर्णता खोजने से कहीं अधिक मूल्यवान है। अगर किसी दिन आप योजना के अनुसार कम कर पाते हैं तो भी वह प्रगति में गिनी जाती है। एक छोटा कदम भी गति बनाए रखता है, केवल इसलिए कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। पूरी तरह से हार मान लेना अक्सर अधिक थकान पैदा करता है बजाय विश्राम के। हालांकि एक गहरा पहलू है जो सब कुछ प्रभावित कर सकता है अगर इसे संबोधित न किया जाए। समय के साथ आपका संबंध और भविष्य के प्रति दृष्टिकोण। कई लोग यह सोचकर जीते हैं कि आगे क्या होगा, खोने, बुढ़ापे या जीवन के अंत के बारे में। ये विचार अक्सर वास्तविक और समझने योग्य भय के साथ आते हैं। इन्हें महसूस करना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि मानव बनाता है। समस्या यह नहीं है कि डर मौजूद है, बल्कि यह है कि आप उन्हें पूरे मानसिक स्थान पर हावी होने दें। जब ध्यान लगातार अनिश्चित भविष्य की ओर केंद्रित होता है तो वर्तमान का स्वाद खो जाता है। रोजमर्रा के पल का आनंद नहीं लिया जाता, क्योंकि मन उन परिदृश्यों में फंसा होता है जो अभी तक नहीं हुए हैं और शायद कभी न हो। इस तरह भविष्य का भय आज के मूल्य को चुरा लेता है। यह स्वीकार करना कि सब कुछ बदलता है शुरुआत में असहज लग सकता है, लेकिन यह गहराई से मुक्तिदायक भी है। कुछ भी अछूता नहीं रहता। शरीर, परिस्थितियां, संबंध और जीवन के चरण बदलते हैं। इसे समझना हतोत्साह का संकेत नहीं है,
बल्कि स्पष्टता है। अगर सब अस्थायी है तो असली जीवन का केवल वर्तमान ही वास्तविक स्थान है। वर्तमान में होना मतलब ध्यान के साथ उस समय में रहना जो अभी हो रहा है। भोजन, बातचीत या स्मृति का आनंद लेना, बिना भविष्य में संभावित नुकसान की चिंता किए। जो मौजूद है उसे पूरी तरह अनुभव करने का चयन करना, न कि जो खो सकता है उस पर दुखी होना। यह उपस्थिति एक अभ्यास है जिसे प्रशिक्षित किया जाता है, स्थायी अवस्था नहीं। जब मन चिंताओं के साथ भविष्य में आगे बढ़ता है, आप शरीर और इंद्रियों के माध्यम से वर्तमान में लौट सकते हैं। अपनी सांस महसूस करें, जमीन के संपर्क को नोट करें, अपने आसपास देखें। ये सरल संकेत आपको वर्तमान में बंधे रहने और यह याद दिलाने में मदद करते हैं कि इस क्षण में आप सुरक्षित हैं, आप यहां हैं। बदलाव से लड़ना छोड़कर और वास्तविकता को स्वीकार करके आंतरिक पीड़ा कम हो जाती है। कठिनाइयां जारी रह सकती हैं, लेकिन प्रतिरोध से पैदा अतिरिक्त भावनात्मक भार हल्का हो जाता है। मानव पीड़ा का बड़ा हिस्सा केवल घटनाओं से नहीं, बल्कि लगातार अस्वीकार से आता है कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हैं। कुछ पूर्वी परंपराएं असंपूर्ण और अस्थायी में सुंदरता खोजने की बात करती हैं। जो समय ने छुआ है उसका मूल्य नहीं खोता, इसके विपरीत उसमें गहराई और अर्थ आता है। जीवन द्वारा छोड़े गए निशान एक अनोखी कहानी कहते हैं। उस दृष्टिकोण से खुद को देखना यह पहचानने में मदद करता है कि हर अनुभव, यहां तक कि कठिन अनुभव भी पूर्ण और योग्य जीवन का हिस्सा है। सब कुछ बदलता है, यह स्वीकार करना एक सच्चाई को भी अपनाने का मतलब है जिसे अक्सर टाला जाता है। जीवन का अंत निश्चित है, यह सुखद विषय नहीं है, लेकिन इसे सीधे देखना जरूरी है। हम सभी बिना किसी अपवाद के मरेंगे, यह केवल एकमात्र निश्चितता है। इसके सामने दो रास्ते हैं, बचे समय को भय से नियंत्रित होकर जीना या उस वास्तविकता से मेल बैठाना और इसे अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करना। जो लोग मृत्यु के करीब गए और लौट आए, वे शायद ही कभी कहते हैं कि वे अधिक डर महसूस करना चाहते थे। जो वे बताते हैं वह अक्सर अलग होता है। वे चाहते थे कि उन्होंने अधिक गहराई से जीवन जिया हो, जो महसूस किया उसे कहा हो, प्रियजनों के लिए अधिक समय दिया हो, तुच्छ चिंताओं से मुक्त हुए हों और अपने प्रति अधिक सच्चे रहे हों। जब तक आप सांस ले रहे हैं, तब तक आपके पास यह चुनने का अवसर है कि आप कैसे जिएं। समय कितना बाकी है कोई नहीं जानता। महत्वपूर्ण यह है कि आज आप यहां हैं और ऐसा कार्य करने का अवसर है कि अंत आते समय पछतावा ना हो। अब भी शब्द कहने, संबंध सुधारने, रोजमर्रा की छोटी खुशियों का आनंद लेने, अपने साथ मौजूद लोगों के साथ वास्तविक उपस्थिति साझा करने और खुद से मेल मिलाप करने की जगह है। एक सरल अभ्यास मृत्यु से संबंधित चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। जब यह भय उभरता है, क्योंकि उभरेगा, भागने या विचलित होने के बजाय रुकें और इसे बिना न्याय किए स्वीकार करें। यह स्वीकार करना कि मुझे डर लग रहा है कमजोरी नहीं है, बल्कि ईमानदारी है। फिर पूछें कि वास्तव में आपको क्या डराता है। दर्द, स्वायत्तता का नुकसान, अकेलापन, उनके बारे में चिंता जो पीछे रह जाएंगे। वास्तविक भय अस्पष्ट चिंता से अधिक प्रबंधनीय है। जब आप यह पहचान लें कि वास्तव में क्या परेशान कर रहा है, तो आप कार्रवाई करना शुरू कर सकते हैं। यदि दर्द से डर लगता है, तो शारीरिक पीड़ा को संभालने के तरीकों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि अकेले होने का डर है, तो अब अपने संबंधों को मजबूत करें। यदि यह चिंता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं था, तो आप अभी के दिनों में इसे अर्थ दे सकते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। आप अपने विश्वासों, व्यक्तिगत दर्शन या बस यह स्वीकार कर सकते हैं कि कुछ चीजें नियंत्रित नहीं की जा सकती, लेकिन आपके हाथ में है कि आप अब कैसे जीते हैं। एक प्राचीन शिक्षा इसे सरलता से सारांशित करती है। किसी भी गहरी जागरूकता से पहले और बाद जीवन रोजमर्रा के कार्य करना ही है। फर्क इस बात में नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि कैसे करते हैं। आप अपने दिन को प्रतिरोध और भय के साथ या ध्यान और स्वीकार्यता के साथ जी सकते हैं। क्रियाएं वही हैं, लेकिन अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। इसलिए अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को पूर्ण उपस्थिति के साथ जीने का प्रयास करें। जब बर्तन धोए, पानी और हाथों की गति महसूस करें।
नहाते समय पानी के शरीर के संपर्क को महसूस करें। चलते समय हर कदम नोट करें। जब किसी से बातचीत करें, सच में सुने। मानसिक रूप से आगे न बढ़ें और अपनी चिंताओं में फंसे न रहें। वर्तमान में होना भविष्य की चिंता कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, क्योंकि ध्यान में केवल यही क्षण होता है और यह क्षण लगभग हमेशा प्रबंधनीय होता है। एक अंतिम सिद्धांत है जो उपरोक्त सभी को जोड़ता है और बुढ़ापे के अनुभव को गहराई से बदलने की शक्ति रखता है, भले ही अन्य चीजें विफल हों। वह सिद्धांत है कृतज्ञता। वर्षों तक विभिन्न जीवन चरणों में लोगों का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी के बुढ़ापे पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली चीज उसकी स्वास्थ्य, धन या सफलता नहीं है, बल्कि वह यह है कि उसने ईमानदारी से उस चीज के लिए आभार व्यक्त किया जो उसके पास थी और जो अब भी है। कृतज्ञता केवल तब नहीं उभरती जब सब कुछ सही चलता है। वह संस्करण आसान और सतही होता है। असली कृतज्ञता जो बदल देती है, सचेत रूप से विकसित की जाती है, भले ही कठिनाई में ही क्यों ना हो। हमारा मस्तिष्क जीवित रहने के तंत्र के रूप में नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बना है, जिससे यदि इसे संतुलित न किया जाए तो ध्यान केवल उस पर रह जाता है जो कमी, दर्द या खो गया है। हालांकि मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित किया जा सकता है और इसे यह नोट करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है कि क्या काम कर रहा है, क्या सहारा दे रहा है और क्या साथ है। कृतज्ञता का अभ्यास करना, इसका मतलब समस्याओं को नकारना या सब कुछ पूर्ण होने का दिखावा करना नहीं है। इसका मतलब है दृष्टि का विस्तार करना और यह पहचानना कि कठिनाइयों के साथ भी हमेशा कुछ मूल्यवान मौजूद है। सांस लेना, दिल की धड़कन महसूस करना, छत, कपड़े, भोजन, किसी आवाज या संदेश तक पहुंच, किसी की परवाह या यहां तक कि एक पेड़ या पंछी का गीत। ये छोटे छोटे विवरण हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा रहस्य है। सुख की अनुभूति असाधारण उपलब्धियों से नहीं, बल्कि सच्चाई से सरल क्षणों की सराहना करने से पैदा होती है, जो पुष्टि करते हैं कि आप अभी भी जीवित हैं। जब यह दृष्टिकोण आदत बन जाता है तो जीवन की धारणा गहराई से बदल जाती है। विभिन्न अध्ययनों ने दिखाया है कि जो लोग लगातार कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, उन्हें कम चिंता होती है, वे बेहतर सोते हैं, अपने संबंधों को मजबूत करते हैं और अधिक स्थिर कल्याण का अनुभव करते हैं। यह इसलिए नहीं कि उनकी समस्याएं गायब हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि वास्तविकता के साथ उनका संबंध अधिक संतुलित और मानवीय हो जाता है। कुछ लोगों की जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि उन्होंने अपनी ध्यान शक्ति को उन चीजों की ओर मोड़ना सीख लिया है जो सच में काम करती हैं और सहारा देती हैं। अंतर केवल इस बात में है कि वे अपनी दृष्टि कहां रखते हैं। इस विचार को व्यावहारिक रूप में अपनाने के लिए बड़े प्रयास या जटिल विधियों की आवश्यकता नहीं है। सबसे सुलभ और प्रभावी उपकरणों में से एक है दैनिक रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करना, इसे अपनी वास्तविकता के अनुसार अनुकूलित करना। आपको विशेष नोटबुक या लंबे विचारों की जरूरत नहीं। आप इसे मानसिक रूप से या किसी भी साधारण कागज पर कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको सुविधाजनक लगे। हर रात सोने से पहले कुछ मिनट निकालकर उस दिन की 3 ठोस चीजों को पहचानें जिनके लिए आप आभारी महसूस कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा वही चीजें दोहराएं नहीं। उद्देश्य यह है कि दिन भर आपका मस्तिष्क सक्रिय रूप से आभारी होने के कारणों की खोज शुरू करे। शुरू में ऐसा लग सकता है कि कुछ मूल्यवान नहीं था, लेकिन यदि आप ध्यान से देखें, कुछ दिखाई देता है। एक सौम्य इशारा, बिना दर्द का क्षण, खिड़की से आती रोशनी, सुखद याद या बस यह तथ्य कि आपने एक और दिन जीवित बिताया। जब आप इस अभ्यास को कुछ हफ्तों तक बनाए रखते हैं तो गहरा परिवर्तन होता है। आपका मस्तिष्क लगभग बिना नोट किए दिन के दौरान छोटे सकारात्मक विवरणों को पहचानना शुरू कर देता है। आप सुंदरता और भलाई को उस जगह देखने लगते हैं जहां पहले केवल दिनचर्या या कमी नजर आती थी। आपकी धारणा विस्तृत होती है और आप पाते हैं कि जितना धन्यवाद करने के लिए है, वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। इसके अलावा एक और भी परिवर्तनकारी कृतज्ञता है जो कठिन अनुभवों को शामिल करती है। केवल सुखद चीजों के लिए नहीं, बल्कि हानियों, दर्द
और असफलताओं के लिए भी आभारी होना। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुख का जश्न मनाएं, बल्कि यह मान्यता देना कि इससे आपको क्या मिला। कठिनाइयां अक्सर सीख, शक्ति और अंदरूनी गहराई लाती हैं जो अन्यथा नहीं आती। शारीरिक दर्द यह याद दिला सकता है कि आपके शरीर ने आपको कितनी चीजें जीने दी। कोई हानि यह याद दिला सकती है कि आप गहराई से प्यार करने में सक्षम थे। अकेलापन आपको खुद को बेहतर जानने और एक आंतरिक शक्ति विकसित करने में मदद कर सकता है जिसकी आपको जानकारी नहीं थी। इसका मतलब कठिन अनुभवों की कठोरता को नकारना नहीं है, बल्कि उनके छिपे अर्थ को ढूंढना है। जब मानव किसी अनुभव में अर्थ खोज लेता है तो वह लगभग किसी भी कठिनाई को सह सकता है। अर्थ की अनुपस्थिति ही पीड़ा को असहनीय बनाती है। जब आप कह सकते हैं, यह कठिन था लेकिन इसने मुझे बदल दिया, तो दर्द केवल विनाशकारी नहीं रह जाता, बल्कि यह विकास का स्रोत बन जाता है। एक और मूल्यवान आयाम समय के साथ है अपनी खुद की कहानी के प्रति कृतज्ञता। पीछे मुड़कर बिना रंजिश के अधिक सौम्य दृष्टि से देखना और यह पहचानना कि आपका जीवन गलतियों, सफलता, खुशियों और गिरावट के साथ मूल्यवान था। इसका मतलब अतीत में फंसना नहीं है, बल्कि उसके साथ मेल मिलाप करना है। शांत क्षण में अपने जीवन के विभिन्न चरणों को देखें और प्रत्येक में आभार के कारण खोजें। जिन लोगों ने आपका समर्थन किया, साहसिक निर्णय, सरल क्षण जो अब आपको मूल्यवान लगते हैं, वे क्षण जो उस समय सामान्य लगते थे। जब आप ईमानदारी से यह अभ्यास करते हैं तो कुछ आंतरिक रूप से व्यवस्थित हो जाता है। असफल होने या पर्याप्त न होने की भावना कम हो जाती है। आप देखना शुरू करते हैं कि आपका जीवन अधूरा था, हाँ, लेकिन यह भी प्रामाणिक, मानवीय और उन क्षणों से भरा था जो मूल्यवान थे। इसे पहचानना ही उपचार है। और एक अंतिम बात जो अनदेखी नहीं करनी चाहिए, जब आप वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं तो इसे व्यक्त करें। इसे जोर से कहें, लिखें, साझा करें। यह मत माने कि दूसरे पहले से जानते हैं, या यह सोचें कि और कोई मौका आएगा, अभी करें। और यदि वे लोग अब नहीं हैं, तो भी आप अन्य तरीकों से आभार व्यक्त कर सकते हैं। उन्हें पत्र लिखें, ध्यानपूर्वक याद करें, उनकी स्मृति का सम्मान करें। व्यक्त की गई कृतज्ञता न केवल जीवन के प्रति आपकी दृष्टि बदलती है, बल्कि आपकी आंतरिक शांति को भी गहरा करती है। अपनी कहानियां उन लोगों के साथ साझा करें जो सुनना चाहते हैं। कृतज्ञता लोगों के साथ नहीं खत्म होती, यह जीवित रहती है जिस तरह हम उन्हें याद रखते और सम्मान देते हैं। हमने जिन सभी सिद्धांतों का अन्वेषण किया, वे आपस में जुड़े हुए हैं। आंतरिक उद्देश्य आपको दिशा देता है, अपने प्रति करुणा आपको भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करती है और दिनचर्या संरचना देती है। क्षमा अतीत से मुक्ति देती है, अनित्य को स्वीकारना आपको वर्तमान में जोड़ता है, और कृतज्ञता वह धागा है जो बाकी सबको रंग और अर्थ देती है। जब आप हर सिद्धांत को कृतज्ञता के साथ लागू करते हैं, तो सबसे छोटे कार्यों में भी अर्थ उत्पन्न होता है। अपनी लचीलापन की सराहना करके करुणा गहरी होती है। दिनचर्या को करने की क्षमता के लिए आभार व्यक्त करके यह पवित्र रिवाज बन जाती है, और स्वतंत्रता के लिए आभार व्यक्त करके क्षमा पूरी होती है। कृतज्ञता वर्तमान को कीमती बनाती है और रणनीतियों के संग्रह को जीवन जीने का तरीका बना देती है, जिससे बुढ़ापा संतोष और आंतरिक शांति का चरण बन जाता है, कठिनाइयों के बावजूद। अब मैं चाहता हूं कि हम एक छोटा अभ्यास साथ में करें। जब आप इसे पढ़ रहे हों तो उस एक चीज की पहचान करें जिसके लिए आप इस क्षण सचमुच आभारी महसूस करते हैं। यह बड़ा हो या छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक चुनें। उसे देखें, महसूस करें और नोट करें कि आपका सीना कैसे नरम होता है। यह भावना गहरे परिवर्तन का बीज है। इसे रोजाना विकसित करने से यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। हमने 6 मूल सिद्धांतों की समीक्षा की है जो बुढ़ापे को जीने के तरीके को बदल सकते हैं, लेकिन केवल बौद्धिक रूप से समझना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए कार्रवाई, अभ्यास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इन्हें अपनी दैनिक जिंदगी में शामिल करने के लिए सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश न करें। अधिकांश लोग उत्साहित हो जाते हैं, सब कुछ तुरंत बदलने की कोशिश करते हैं, बोझिल हो जाते हैं और छोड़ देते हैं।
असली बदलाव धीरे धीरे, लगातार और अपने प्रति कोमलता के साथ आता है। जब यह पूर्ण नहीं होता, उस सिद्धांत से शुरू करें जो इस समय आपके साथ सबसे अधिक गूंजता है। अगर आप मन में रंज रखते हैं तो क्षमा से शुरू करें। अगर आपको दिशा की कमी है तो अपने उद्देश्य से शुरू करें। अगर आप अपने प्रति बहुत कठोर हैं तो करुणा पर काम करें। अगर आपके दिन अव्यवस्थित हैं तो दिनचर्या बनाएं। अगर आप भविष्य से डरते हैं तो वर्तमान में रहने का अभ्यास करें। अगर आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है तो कृतज्ञता विकसित करें। एक चुनें और पूरे 1 महीने तक लगातार उसका अभ्यास करें। यह समय पर्याप्त है कि यह वास्तविक आदत बन जाए, आपका मस्तिष्क नई कनेक्शन बनाए और आप परिणाम देखना शुरू करें। उस महीने के दौरान चुने हुए सिद्धांत से संबंधित एक ठोस अभ्यास अपनाएं। कृतज्ञता, हर रात डायरी लिखें। करुणा, हाथ अपने दिल पर रखें और अपने आप से प्रेम पूर्वक बात करें। वर्तमान में मौजूदगी, पूरी तरह अब में 5 मिनट सांस लें। क्षमा, मुक्ति पत्र लिखें। उद्देश्य, अर्थपूर्ण गतिविधियों के लिए समय निकालें। इसे हर दिन करें बिना किसी बहाने के। बड़े बदलाव छोटे, लगातार किए गए कार्यों से आते हैं। एक पेड़ एक दिन में नहीं बढ़ता, यह धीरे धीरे बढ़ता है। आप वह पेड़ हैं और यह सिद्धांत वह पानी और रोशनी है जिसकी आपको आवश्यकता है। उस महीने के अंत में देखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप बदलाव महसूस करते हैं तो जारी रखें और दूसरा सिद्धांत जोड़ें। अगर नहीं तो देखें कि क्या आपने वास्तव में इसे लगातार अभ्यास किया और फिर से प्रतिबद्ध हों। महीने दर महीने, कदम दर कदम आप इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करेंगे। जब आप यह कर लेंगे तो आपका बुढ़ापा अलग अनुभव होगा, न कि बेहतर परिस्थितियों के कारण, बल्कि इसलिए कि आप खुद अलग होंगे। ये सिद्धांत पीड़ा को समाप्त नहीं करते, लेकिन आपको इसे संभालने, अर्थ खोजने और कठिनाइयों में भी शांति के क्षण जीने के उपकरण देते हैं। लगातार अभ्यास से आप आंतरिक शक्ति विकसित करेंगे जो बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होगी। अपने आप और अपने जीवन के साथ अच्छा महसूस करने की क्षमता, भले ही यह पूर्ण ना हो, यह उस चरण में सबसे मूल्यवान चीज है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। यथार्थवादी होना महत्वपूर्ण है। अगर आप गंभीर, अवसाद, आत्महत्या विचार या तीव्र शारीरिक दर्द से गुजर रहे हैं तो ये सिद्धांत मदद कर सकते हैं, लेकिन पेशेवर ध्यान का विकल्प नहीं है। चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक सहायता लेना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। ये सिद्धांत गंभीर परिस्थितियों में पूरक हैं, विकल्प नहीं। जो लोग मध्य स्थिति में हैं, न पूरी तरह ठीक और न गहरे संकट में, उनके लिए इन सिद्धांतों को लागू करना बड़ा अंतर ला सकता है। ये आपको कल्याण की ओर झुका सकते हैं, क्रॉनिक पीड़ा की बजाय जीवन की पूर्णता की ओर। आप अकेले नहीं हैं। लाखों बुजुर्ग इसी तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं और उत्तर खोजते हैं। जब आप शांति और अर्थ की अपनी राह खोजते हैं तो आप दूसरों के लिए भी इसे आसान बनाते हैं। आपका परिवर्तन आपके आसपास प्रेरणा देता है और इस तरह धीरे धीरे हम दुनिया को बदलते हैं, हर व्यक्ति के मौन और गहरे परिवर्तन के माध्यम से। यहां मेरा आपका लिए चुनौती है, दिन समाप्त होने से पहले एक सिद्धांत चुनें और कल के लिए एक ठोस क्रिया तय करें जिसे आप करेंगे। इसे टालें नहीं, इसे करें, अगले दिन दोहराएं और तब तक जारी रखें जब तक यह आपके जीवन का हिस्सा न बन जाए। इसके बाद एक और अभ्यास जोड़ें। दिन प्रतिदिन आप ऐसा जीवन बनाएंगे जो जीने योग्य हो, चाहे आपके पास कितना समय भी बचे। अंत में आपको यह नहीं पछताना चाहिए कि आपने कोशिश की और असफल रहे, बल्कि यह पछतावा होगा कि आपने डर के कारण कोशिश नहीं की। अपने अंतिम वर्षों को अर्थ और शांति के साथ जीने का अवसर डर से मत छीनने दें। आज आपके पास अलग रास्ता चुनने का अवसर है। अपने सुनहरे वर्षों को इस तरह जीने का तरीका जो आपके अतीत का सम्मान करे और अभी भी संभव चीजों के लिए जगह खोले। जो 6 सिद्धांत हमने खोजे हैं वे आपका नक्शा है, हजारों वर्षों से दार्शनिकों द्वारा परीक्षण किए गए और आधुनिक मनोविज्ञान द्वारा पुष्टि किए गए। आप इन्हें अपने कीमती बचे हुए वर्षों के अनुभव को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर यह संदेश आपको छू गया है
तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। सदस्यता लें और सूचनाएं सक्रिय करें ताकि हम साथ में सीखते रहें। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, कार्रवाई करें। एक सिद्धांत चुनें और कल उसके अनुसार जीवन जिया। वास्तविक परिवर्तन आप पर निर्भर है। आपके भीतर गहरी सहनशीलता है। इसका उपयोग केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि पूर्णता के साथ जीने के लिए करें। हर सुबह नए अवसर के साथ आती है। सचेत, उद्देश्यपूर्ण, आभारी और शांतिपूर्ण जीवन चुनने का।